अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मैग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड, पंजाब एक्ट 1912। ये एक्ट है हमारे पास 1912 का, और ये हमने कौन सा करना है? पंजाब का। तो इसमें से एसडीओ पीरा के पेपर में इसमें से इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो हैं और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं वो हम सारी देख लेते हैं। पहले उसे स्टार्ट करने से पहले हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारे पास टोटल चैप्टर्स हैं वो हैं हमारे पास 4, और सेक्शंस कितने हैं हमारे पास? वो हैं 38। और शेड्यूल्स कितने हैं? वो हैं हमारे पास 2। और इसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि ये इन्फोर्स्ड कब हुआ था। ये हुआ था हमारे पास 21 जून 1912। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके इम्पोर्टेंट सेक्शंस की तरफ। सबसे पहला इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन नंबर 1 है। इसमें सारे नहीं करने, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 1 हमें क्या कहता है? वो कहता है कि ये जो इसकी एक्सटेंट है, इस एक्ट की एक्सटेंट है वो कहाँ तक है। इस एक्ट की जो एक्सटेंट है वो है थ्रू आउट द प्रोविंस ऑफ पंजाब, क्योंकि ये पंजाब का ही एक्ट है। लेकिन इसमें एक आ जाता है, एमसीक्यूज भी वो पूछ सकता है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट फॉर द ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज। ठीक है, कि इन एरियाज के अलावा ये पूरे प्रोविंस ऑफ पंजाब में एक्सटेंड हुआ हुआ है। ठीक है, ये एक एमसीक्यूज इसमें आ सकता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है सेक्शन नंबर 2 में। सेक्शन नंबर 1 की हमने, अब है हमारे पास सेक्शन नंबर 2। टू हमें क्या कहता है? टू ये कहता है कि ये जो रिपील है, रिपील, ठीक है, वो ये कहता है कि द गवर्नमेंट डिनेटस पंजाब एक्ट ऑफ 1893 इज रिपील्ड बाय दिस एक्ट। कि जो 1893 का जो एक्ट था वो अब हो गया है 1912। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब न्यू एक्ट जो है वो हमारे पास है 1912, ना कि 1893। वो एमसीक्यूज पूछ सकता है कि पहला कौन किससे 1912 किस एक्ट के साथ रिपील्ड हुआ है, तो 1893। ये हमारे पास एमसीक्यूज है। और ये एमसीक्यूज है कि ये जो एक्सटेंड हुआ हुआ है तो ये कहाँ तक हुआ हुआ है। ये एक्सेप्टेड ट्राइबल एरियाज पूरे प्रोविंस ऑफ पंजाब में है, लेकिन उसमें नहीं है। अब इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे आ जाती हैं। अगर हम सेक्शन नंबर 3 देखें, डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस में हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले हमारे पास आती है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर की डेफिनेशन में आता है कि ये रेफर्स होता है, कलेक्टर किसे कहते हैं? रेफर्स टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ये वो पूछ सकता है पेपर में कि कलेक्टर कौन होता है? वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास कॉलोनी क्या होती है। ठीक है, कॉलोनी क्या होती है? ये रेफर्स करती है ऐसे एरिया को जहाँ पे ये एक्ट अप्लाई होता है। ठीक है, जहाँ पे ये एक्ट 1912 जो है अप्लाई होता है। और इससे पहले जो 1893 जहाँ पे अप्लाइड हुआ था, उस सारे एरिया को हम क्या कहते हैं? कॉलोनी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास, टिनेंट।
ठीक है, ये 3 डेफिनेशंस आपने याद रखनी है। कलेक्टर कौन है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। कॉलोनी क्या है? मतलब कि एक्ट 1912 जहाँ पे अप्लाई होता है, या वो एरिया जहाँ पे 1893 का एक्ट पहले अप्लाइड हो चुका है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉलोनी। टीनेंट वो होता है कि ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन जो होल्ड करता है लैंड, कोई भी लैंड को होल्ड करता है फ्रॉम द गवर्नमेंट, उसे हम कहते हैं ओरिजिनल टेनेंट। ठीक है, ये रेफर्स करता है कि फर्स्ट मेल भी हो सकता है, रेफर्स टू द फर्स्ट मेल जिसे अलॉटेड किया जाता है, ये मेल ही होता है ओरिजिनल टेनेंट। अच्छा, ये क्या होता है? एनी पर्सन होल्डिंग गवर्नमेंट लैंड, ठीक है, और इसमें आ जाता है ओरिजिनल टेनेंट। अच्छा, ये क्या होता है हमारे पास? ये होता है कि ऐसा फर्स्ट मेल जिसे वो अलॉटेड किया जाता है लैंड। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया कि सबसे पहले जो है इसमें हमने चैप्टर्स पढ़े, 4 हैं, सेक्शन जो है वो 38 हैं, शेड्यूल्स 2 हैं, और 21 जून को ये हुआ। फिर इसकी एक्सटेंड कहाँ तक है? पूरे पंजाब में है। मैं साथ साथ रिपीट करता रहता हूँ पीछे से, ताकि ये याद रह जाए आपको, बगैर पढ़े ही आगे आपको आसानी हो जाए। अब तक हमने कितने सेक्शन पढ़े? हमने 3 पढ़े। 3 में सबसे पहले हमारे पास था एक्सटेंड, फिर था हमारे पास रिपील, और फिर था हमारे पास डेफिनेशंस। ठीक है, एक्सटेंड में था कि पूरे प्रोविंस पंजाब में फैला हुआ है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर द ट्राइबल एरियाज। फिर 1893 से ये रिपील हुआ। डेफिनेशंस में कलेक्टर आ जाती है, जो होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ये हो जाता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। और उसके बाद ये कॉलोनी वो होती है, वो एरिया जो है जो ये सारी जगह पे है। उसके बाद हमारे पास है जहाँ पे 1892 12 भी अप्लाई होता है, और 1893 भी। उसके बाद है हमारे पास टेनेंट। क्या होता है कि ऐसा पर्सन जो होल्ड करता है लैंड को फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ओरिजिनल टेनेंट। क्या होता है कि फर्स्ट मेल जिसे अलॉटेड किया जाता है लैंड। ये थे हमारे पास 3 सेक्शन, सेक्शन 1, 2, ये साथ साथ मैं करता जाता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं इम्पोर्टेंट सेक्शंस की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 5 हमारे पास 4 है, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। ठीक है, अच्छा, आपने इसमें एक और सेक्शन नंबर 3 में भी याद रखना है कि पावर टू मेक रूल्स, कि इसमें जो पावर होती है रूल्स बनाने की, वो किसके पास होती है? पावर टू मेक रूल्स, तो ये होती है हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन नंबर 4। 4 हमें क्या कहता है कि पावर टू अप्लाई एक्ट ऑन एनी कॉलोनी, कि एक तो पावर ये है हमारे पास रूल बनाने की, वो किसके पास है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। अगर ये एक्ट अप्लाई करने हैं, सेक्शन नंबर 4 हमें क्या कहता है कि अगर ये एक्ट अप्लाई करने हैं, ये पावर भी किसके पास है? ये पावर भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, रूल बनाने की भी पावर, अप्लाई करने की पावर। और सेक्शन नंबर 5 हमें क्या कहता है कि अगर विड्रॉ होता है, कोई भी कॉलोनी को विड्रॉ करना है, तो ये पावर किसके पास है? ये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। ये तीनों पावर्स किसके पास हैं? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। अब हमारे पास कितने सेक्शंस हो गए? 5 सेक्शंस हो गए। 1 हमारे पास था एक्सटेंड, ये था हमारे पास रिपील, ये था हमारे पास डेफिनेशन, ये हमारे पास हो गया अप्लाई, ये हो गया विड्रॉ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ द टेनेंसी लॉज। ये है हमारे पास सेक्शन नंबर 6।
6 हमारे पास है एप्लीकेशन, एप्लीकेबिलिटी होगी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ, एप्लीकेबिलिटी, इसको एप्लीकेशन नहीं है, ये है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेनेंसी लॉस, ठीक है। अब वो क्या कहता है, एक्सेप्ट फॉर दिस सेक्शन 7, जो सेक्शन 7 है, फॉर द सेक्शन 7 ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, ठीक है। और एनी अदर करंट टेनेंसी लॉ इन पंजाब डज नॉट अप्लाई टू टेनेंसीज गवर्न्ड बाय दिस एक्ट। मैं आपको अभी इसका समझाता हूँ मतलब। एनी अदर एक्ट इन पंजाब टू टेनेंसीज गवर्नड बाय लॉ। अच्छा, वो कहता है कि एप्लीकेबिलिटी क्या है ऑफ टेनेंसी लॉज की। वो कहता है कि सेक्शन 7 जो है, एक हमारे पास था, हमने ये पढ़ा है कि ये रिपील किस सेक्शन के साथ, एक्ट के साथ हुआ है। तो ये रिपील हुआ था, हमने देखा था कि 1893 के साथ ये रिपील हुआ है। कौन सा? 1912, जो अब हमारे पास करंट है। लेकिन वो कहता है इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है ऑफ टेनेंसी लॉज की। वो कहता है एक्सेप्ट फॉर दिस सेक्शन 7, जिसमें कुछ स्पेसिफिक जो है एक्सेप्शंस हैं। कौन सा सेक्शन, ये पेपर में पूछ सकते हैं। सेक्शन 7 ऑफ द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 ये अप्लाई नहीं होता, जो टेनेंसीज गवर्नमेंट रोल करती है, ठीक है। कि सेक्शन नंबर 7 द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और एनी अदर करंट टेनेंसी लॉ इन पंजाब डज नॉट अप्लाई टू टेनेंसीज गवर्न्ड बाय दिस एक्ट। कि इस, अब वो कहता है कि ये जो 1912 का एक्ट है, ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ कि अब 1912 का जो एक्ट है, इसमें क्या है, गवर्नमेंट के कुछ लॉज हैं जो टेनेंसीज, जैसे वो लैंड वगैरह हमने पढ़ी थी कि वो देती है। वो कहता है ये सारे जो हैं, ये सेक्शन 7 ऑफ 1887 और ये वाला करंट, ये अप्लाई नहीं होता ड्यू टू सम एक्सेप्शंस, स्पेसिफिक एक्सेप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन नंबर 7। सेक्शन 7 हमें क्या कहता है, वो है हमारे पास एप्लीकेबिलिटी ऑफ पंजाब रेवेन्यू एक्ट एंड पंजाब टेनेंसी एक्ट। सेक्शन नंबर 7, ठीक है। ये हमें क्या कहता है, ये कहता है कि ये सेक्शन जो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट एंड पंजाब कि इन दोनों एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कैसे है। ये जो सेक्शन है ये एक्सप्लेन करता है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट
कौन सा एक्ट? 1967 एंड चैप्टर 7 ऑफ टेनेंसी एक्ट 1887 जो हमने पीछे पढ़ा था, will apply to proceedings under this एक्ट। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था कि एक्सेप्शन किया है, कौन से अप्लाई नहीं होते, एप्लीकेबिलिटी भी किया है, वो है सेक्शन नंबर 7 ऑफ द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। अब वो कहता है एप्लीकेबिलिटी किया है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट की या पंजाब टेनेंसी एक्ट की। तो इसमें हमारे पास पंजाब रेवेन्यू एक्ट जो हमारे पास है 1967 एंड चैप्टर 7 ऑफ 1887 विल अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स। जो जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी किसी को लैंड देते वक्त, तो उन प्रोसीडिंग्स में ये दो एक्ट जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। 1912 तो हमारे पास एक्ट एक बना हुआ है जो अभी हमारे पास करंट है, उसके साथ साथ जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और 1887 का कौन सा? चैप्टर 7। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 10। हमने कौन से पढ़ लिए? पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद हमने चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, ये हमारे पास थी एक्सटेंट, ये था हमारे पास रिपील, ये थे हमारे पास डेफिनेशन, और ये थे हमारे पास सेक्शन नंबर 4 था हमारे पास अप्लाई की पावर किसके पास होती है, और ये विड्रा की पावर किसके पास होती है। इसमें हमारे पास थी एक्सेप्शन, और 7 में हमारे पास थी कि एप्लीकेबिलिटी कौन से एक्ट होते हैं, तो वो तो होते हैं लैंड रेवेन्यू। अब है हमारे पास सेक्शन नंबर 10। अब वो सेक्शन नंबर 10 में कहता है इशू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टेनेंसी कंडीशन, कि किसी भी बंदे को ये हमने गवर्नमेंट लैंड देनी है तो उसकी क्या कंडीशंस हैं, इसे कौन इशू करता है इन कंडीशंस को, ये कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, तो इसमें मेन पावर किसके पास होती है? वो होती है हमारे पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर ये किसी भी पर्सन से कहता है कि ये कंडीशंस हैं, अगर आप इन कंडीशंस को सही पूरे उतरेंगे देन वी विल गिव यू गवर्नमेंट लैंड। ठीक है, अब लैंड जो है वो जो है दी जाती है, अलॉटेड की जाती है आफ्टर द रिटन ऑर्डर पे। ये नहीं कि ज़बानी कह दिया और आपको ये लैंड दे दी गई, नहीं, रिटन ऑर्डर पे ये आपको लैंड जो है अलॉट की जाती है। ठीक है, क्या है कंडीशंस, किसकी मेन पावर किसके हाथ में होती है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर। और ये किस में देता है? रिटर्न के अंदर ऑर्डर देता है, जिसके बाद ही इसको अलॉट किया जाता है। सबसे पहले, अच्छा इसमें सबसे पहले क्या होता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेटमेंट देती है, इशू करती है स्टेटमेंट्स को, जो अच्छा इसमें पहले मैं ये बताना भूल गया कि कंडीशंस जो हैं पहले, ये जो कंडीशंस हैं ये कौन बताती है? ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट बताती है। और जो अलॉट करता है ये कौन करता है? अलॉट, लैंड अलॉट कौन करता है? ये कलेक्टर करता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर। ठीक है, किस बेस के ऊपर? जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दी हैं कंडीशंस दी गई हैं, और ये किस में देता है? रिटर्न में देता है। ये था हमारे पास। अच्छा ये आपने याद रखना है, कंडीशंस कौन देते हैं? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जब ये कंडीशंस पे पूरा उतर जाता है तो फिर अलॉट कौन करता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर। और किस फॉर्म में देता है? रिटर्न में देता है, तब जाके से अलॉट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन नंबर 11, लीगल इफेक्ट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ कंडीशन।
अच्छा, ये लॉ में क्या कहता है कि जो टेनेंसी एक्ट है उसके अंदर जो कंडीशंस आउटलाइन की गई हैं इन्हें कंसीडर किया जाता है अ ट्रांसफ़र ऑफ लैंड एज पर द क्राउन ग्रांट्स एक्ट 1895। ठीक है, ये कौन सा हमारे पास आ जाता है, सेक्शन नंबर 10। ये हमें क्या कहता है, सेक्शन नंबर 11 हमें ये कहता है कि जो ग्रांट है ऑफ द टेनेंसी ये इस तरह से बनाई जाती है विद द कंडीशंस जो आउटलाइन की गई इन द स्टेटमेंट में। इन्हें कंसीडर किया जाता है अ ट्रांसफ़र ऑफ लैंड एज पर द क्राउन। ठीक है, लीगल इफेक्ट्स में यही होगा कि जब भी कोई लैंड दी जाती है ऑन लीज अंडर द गवर्नमेंट कंडीशंस तो उसको ट्रीटेड किया जाता है एक ऑफिशियल लैंड ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग टू द क्राउन ग्रैंड एक्ट 1895। इसको हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्राउन ग्रैंड एक्ट 1895 कि जितनी भी लैंड जो टेनेंसी पे दी जाती हैं अंडर गवर्नमेंट कंडीशंस कि ये लैंड है ये दी गई है गवर्नमेंट कंडीशंस पे। इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, ट्रीटेड एज ऑफिशियल लैंड ट्रांसफ़र। ठीक है, क्या है इसका सिंपल अगर हम देखें कि एक क्राउन ग्रैंड एक्ट होता है 1895 जिसके अंदर सारी रिटर्न स्टेटमेंट लीगल इफेक्ट स्टेटमेंट कंडीशंस दी गई हैं जिसकी बेसिस पे ये जो लैंड है ये गवर्नमेंट कंडीशंस पे किसी भी टेनेंसी पर्सन को दिया जाता है लीज के तौर पे। इसे हम ट्रीट कहते हैं ऑफिशियल लैंड ट्रांसफ़र। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन नंबर 12 जो हमें कहता है टेनेंस टेम्परेरी एब्सेंस। ऊपर वालों में आपने दो चीज़ें याद रखनी है। नंबर 10 में हमने कंडीशंस कौन डिस्क्राइब करता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जब वो उस बंदा उस पर पूरा उतर जाता है तब देन कौन अलॉट करता है उसको, कलेक्टर, रेवेन्यू कलेक्टर अलॉट करता है। किस फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में। लीगल इफेक्ट में हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है क्राउन ग्रैंड एक्ट 1895 ऐसा एक्ट है जिसमें जो है लैंड जिसकी बेसिस पे जो कंसीडर किया जाता है उसे अकॉर्डिंग टू क्राउन ग्रैंड एक्ट उसे ऑफिशियल लैंड ट्रांसफ़र उस वक्त होता है जब गवर्नमेंट की कंडीशंस पे वो पूरा उतरता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास टेम्परेरी एब्सेंस। इसमें वो कहता है कि कोई भी अगर टेनेंट है उसे रिक्वायर्ड है कि वो उस लैंड के अंदर रहे जो उसने अलॉटेड जो उसके नाम पे अलॉट हुआ है तो वो अपनी जो टेनेंसी है वो लूज़ नहीं करेगा। अगर वो शॉर्ट टाइम के लिए चला जाता है कहीं भी, टेम्परेरी एब्सेंस है मतलब ये लैंड जो है ये किसी टेनेंसी पर्सन को अलॉट हुआ है। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो है नहीं रहता, ये टेम्परेरी एब्सेंस के लिए कहीं बाहर चला जाता है तो उसकी जो है एब्सेंस जो है वो उस पे उसकी बेस पे उसकी टेनेंसी वो अपनी ख़त्म नहीं होगी। उसकी टेनेंसी जो है ये शॉर्ट एब्सेंस पे शॉर्ट टाइम के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए जो है उसकी एब्सेंसी जो है वो ख़त्म नहीं होगी। उसकी जो ओनरशिप है वो ख़त्म नहीं होगी। मतलब एक लैंड है मेरे पास, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हुआ है, मुझे वहाँ पे रहना है लेकिन मैं वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए जो है कहीं और चला जाता हूँ, मैं वहाँ नहीं रहता ना उसकी कंस्ट्रक्शन करवाता हूँ तो उसकी बेसिस पे जो मेरी ओनरशिप है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी अगर मेरे पास जो है परमानेंट जो है वो ओनरशिप है। अच्छा, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। अच्छा, ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या है, वो कहता है कि ऑल्डर रिकॉर्ड्स जो पुराने रिकॉर्ड्स है अंडर टेनेंसी एक्ट 1893 में जो न थे इन्हें अब कंसिडर किया जाता है पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स द न्यू सिस्टम कि जो पुराने हैं और जो न्यू हैं उन्हें सबको एक ही कंसिडर किया जाता है। ये है हमारे पास रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। 14 हमारे पास है ऑल टेनेंट
अंडर एक्ट 1893 कि अब जो ओल्ड हमारे पास ये जो टेनेंट्स है पर्सन है जिन्होंने 1893 इस एक्ट में, क्योंकि अब तो 1912 आ गया है, 1893 में जिन्होंने ये ऑनरशिप हासिल की थी उनका क्या है, उनके बारे में वो क्या कहता है कि ऐसे पर्सन, ऐसे टेनेंट्स जो ऑलरेडी होल्डिंग लैंड अंडर द 1893 एक्ट आर ऑटोमेटिकली कवर्ड बाय न्यू एक्ट, कि ये जो उस टाइम इन्होंने इनकी जो ओनरशिप थी, ये मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि ओनरशिप जब कब थी 1893 में, अब तो न्यू आ गया 1912 में भी, दे हैव विल हैव द सेम ओनरशिप। ठीक है, पॉइंट वन। उसके बाद वो कहता है बट नॉन मुस्लिम, कि जो नॉन मुस्लिम है, इसमें कंडीशन क्या आ जाती है नॉन मुस्लिम्स के लिए, कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं मस्ट साइन, इनको साइन करना पड़ता है अ डीड, मस्ट साइन अ डीड विद इन 12 months to accept the new regulation, न्यू रूल्स, ठीक है, ऑफ इनहेरिटेंस। अगर वो नहीं करते, जो उनकी लैंड सक्सेशन विल फॉलो द न्यू लैंड रूल्स, अगर वो ये साइन नहीं करते 12 मंथ्स के अंदर, अगर वो साइन नहीं करते, देन क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, फॉलो द न्यू रूल। ठीक है, ये कौन था हमारे पास, सेक्शन नंबर 14। लीगल इफेक्ट्स हो गया हमारे पास कि क्राउन एक्ट जो है 1895 के तहत वो लीगल बाइंडिंग ही माना जाएगा, टेम्परेरी एब्सेंस के तौर पे उसकी जो है सक्सेशन ख़त्म नहीं होगी। 13 में क्या रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, ये होता है कि अगर ओल्ड से अब न्यू में हो गया है तो वो सेम होगा, इक्वल होंगे। उसके बाद ऑल टेनेंट्स का क्या है कि ओनरशिप ऑटोमेटिकली जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, बट फॉर द नॉन मुस्लिम दे विल हैव टू साइन ऑन द डीड विद इन द 12 months टू एक्सेप्ट द न्यू रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है परचेजर एज, कौन सा, सेक्शन नंबर 15। परचेजर एज टेनेंट, तो ये क्या हमारे पास, वो कहते हैं कि अगर कोई जो है, कोई पर्सन भी है वो बायस करता है गवर्नमेंट लैंड से, अगर वो फुल पेमेंट जो है उसको पे नहीं करता गवर्नमेंट को, तो उसे क्या कहते हैं, दे आर ट्रीटेड एज टेनेंट अंटिल फुल पेमेंट इज मेड। अगर कोई परचेजर, अब ये जो परचेजर है इसको कब टेनेंट कहा जाता है, जब ये गवर्नमेंट से जो है कोई लैंड लेता है, ठीक है, और अपनी पेमेंट जो है वो फुल पेड नहीं करता, देन इट विल बी कॉल्ड एज टेनेंट नॉट द ओनर। ये उस लैंड का ओनर तब तक नहीं बनता जब तक ये अपनी फुल पेमेंट पेड नहीं कर देता, तब तक इसको क्या कहलाया जाता है, इसको टेनेंट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फॉल्स इंफॉर्मेशन। सेक्शन नंबर 16। 16 हमें क्या कहता है फॉल्स इंफॉर्मेशन के बारे में, कि अगर जो है कोई झूठ बोलता है अपनी एलिजिबिलिटी बारे में या अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में लैंड को हासिल करने के लिए, तो वो इस कंडीशन को जो है वो वायलेशन कर रहा है इनकी कंडीशंस को गवर्नमेंट की, तो उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाता है। ये किसके बारे में, फॉल्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हमारे पास 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये है एक्सचेंज।
एक्सचेंज का क्या प्रोसीजर है? वो कहता है कि एक जो टेनेंट है वो एक्सचेंज कर सकता है लैंड को विद इन द सेम कॉलोनी, कि फ़र्ज़ करें एक गवर्नमेंट कॉलोनी है, मैं रह रहा हूँ यहाँ पे और मैं कह एक और पर्सन रह रहा है यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि हम स्विच कर लेते हैं, आप ये ले लो मैं ये ले लेता हूँ। तो एक तो कंडीशन क्या होगी, विद इन द सेम कॉलोनी। कंडीशन नंबर 1। 2 क्या होगी, विद द ऑफिशियल अप्रूवल। अब जो न्यू होगा, न्यू लैंड, अब मैं तो यहाँ पे आ गया हूँ ना, अब जो न्यू रूल होगा, न्यू लैंड पे भी सेम रूल अप्लाई होंगे, विल हैव दे सेम रूल्स। ठीक है, एक्सचेंज के बारे में वो ये हमें कहता है कि अगर मैंने अपना लैंड स्विच किया है तो इसमें किसकी परमिशन चाहिए होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परमिशन किसकी है, ये जो गवर्नमेंट अप्रूवल है ये कौन देता है, ये देता है एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ये अप्रूवल देता है, देन यू कैन एक्सचेंज विद अनदर लैंड विद इन द सेम कॉलोनी। ठीक है, ये था हमारे पास एक्सचेंज का। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफर ऑफ राइट्स टू बी वाइड। सेक्शन नंबर 17 के बाद जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है, सेक्शन नंबर 19। ये क्या है हमारे पास, ट्रांसफर ऑफ राइट्स। अच्छा जी, ट्रांसफर ऑफ राइट्स हमें क्या कहता है कि ये जो टेनेंट्स हैं ये क्या करते हैं, कैन नॉट सेल, ये अपनी जो है सेल नहीं कर सकते गिफ्ट्स और मोर्टगेज देयर टेनेंसी राइट्स विदाउट रिटर्न गवर्नमेंट परमिशन। कि ये जो है इनके इनके कुछ राइट्स होते हैं, ट्रांसफर ऑफ राइट्स क्या होते हैं कि ये जो टेनेंट्स है ये क्या है, कैन नॉट सेल गिफ्ट और मोर्टेज देयर टेनेंसी, कि इनको जो टेनेंसी दी गई है, ये गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें जो टेनेंसी दी गई है ये किसी और को ना सेल कर सकते हैं ना उसे एज ए गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, गवर्नमेंट परमिशन। और इसमें किसकी परमिशन चाहिए होती है, विदाउट एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ठीक है, इसकी परमिशन के बगैर ये अपनी टेनेंसी जो है वो ना सेल कर सकते हैं, ना गिफ्ट दे सकते हैं, ना ही मॉर्टगेज को दे सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद है अगर वो ऐसा करते हैं तो वो जो ट्रांसफ़र है, अगर ये ऐसा करते हैं तो वो जो ट्रांसफ़र ये कर रहे हैं, ट्रांसफ़र इज़ वाइड। ठीक है, पहले तो नहीं कर सकते, इनवैलिड है, ये वाइड है। और क्या होगा इसके नतीजे में, अगर ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो पर्सन की जो है कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम लैंड। ठीक है, पहले तो नहीं कर सकते, तो उसने कंडीशंस बता दी कि अपनी टेनेंसी ट्रांसफर ऑफ राइट में क्या अपनी टेनेंसी नहीं दे सकते, ना ही मॉर्टगेज को दे सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं, ना गिफ्ट दे सकते हैं विदाउट द एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो है इनवैलिड है, और इसकी बेस पे क्या होगा, उस पर्सन को रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द लैंड, उसकी टेनेंसी खत्म कर दी जाएगी। सब लीजेस अलाउड हैं, इसमें एक कंडीशन है सब लीजेस, कि इसने तो गवर्नमेंट से लीज के ऊपर ली है, अब सब लीजेस भी अलाउड होती हैं।
अगर तो उसके पास ऑक्यूपेंसी राइट्स हैं, कंडीशन क्या है, ऑक्यूपेंसी राइट्स, कि वो जो हमने पहले कंडीशंस पढ़ी थी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे उसके बाद कलेक्टर जो है वो राइट्स वो देता है, वैलिडिटी करता है कलेक्टर जाके। अब इसके पास पर्सन के पास क्या है, ऑक्यूपेंसी राइट है सब लीजेस पे देने के लिए। देन कितने ईयर्स के लिए दे सकता है वो, 1 ईयर के लिए। अगर उसके पास ये राइट्स नहीं है, ऑक्यूपेंसी राइट्स नहीं है, उस जगह के राइट्स ही नहीं है, अगर ऑक्यूपाइड राइट्स हैं तो वो करता है 7 ईयर, सॉरी 7 ईयर्स, और अगर नहीं है तो फिर कितना, 1 ईयर के लिए। ये दो एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं, 7 ईयर एंड 1 ईयर। इफ हैव टेनेंसी ऑक्यूपेंसी राइट्स, अगर ऑक्यूपेंसी राइट्स नहीं है देन सिर्फ 1 ईयर, ये 7 ईयर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ राइट्स की समझ आ गई कि कोई भी पर्सन है वो अपनी टेनेंसी नहीं सेल कर सकता, ना गिफ्ट दे सकता है, ना मोर्टगेज को दे सकता है विदाउट द एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की परमिशन के बगैर। अगर वो ऐसा करता है तो वो इनवैलिड है, पर्सन को जो है उसकी रेंट से रिमूव कर दिया जाएगा। हाँ, एक्सेप्शन ये है कि वो सब लीजेस के ऊपर दे सकता है। कैसे दे सकता है, अगर उसकी जो ऑक्यूपेंसी राइट्स हैं वो उसके पास हैं देन 7 ईयर्स के लिए, अगर उसके पास नहीं है तो सिर्फ 1 ईयर के लिए वो दे सकता है सब लीजेस पे। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन नंबर 19A, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, सक्सेशन फॉर मुस्लिम अंडर आफ्टर 1951 अमेंडमेंट। सक्सेशन फॉर मुस्लिम आफ्टर 1951 अमेंडमेंट, इस सेक्शन में वो क्या कहता है, वो कहते हैं कि अगर मुस्लिम टेनेंट डाई, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, अब जो एक मुस्लिम है हमारे पास, उसकी सक्सेशन किस तरह से होगी, उसकी मलकियत किस तरह से होगी मुस्लिम्स में, कि एक जो पर्सन मुस्लिम है उसकी डेथ हो जाती है, अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ इसकी सक्सेशन जो है आगे पास होगी। ये पास होगी, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं ऐसे दो सेक्शंस हैं हमारे पास, सेक्शन नंबर 20 और 23, ये अप्लाई नहीं होता मुस्लिम्स के ऊपर। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गई कि एक मुस्लिम था, उसके पास टेनेंसी थी, उसकी सक्सेशन जो थी वो, अब उसकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ वो पास होगी कि किस तरह से उसकी बच्चों को जाता है या उसके गार्डियन को जाता है, उसकी वाइफ को जाता है। ठीक है, ये था कंडीशन नंबर 1, सक्सेशन ऑफ मुस्लिम फॉर मुस्लिम। नंबर 2 पे हमारे पास किया है, वो कहता है कि अगर एक फीमेल के पास, एक फीमेल है हमारे पास टिनेनेंट, ठीक है, उसके पास जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो लीज के ऊपर लैंड दी गई है, ठीक है, और इसके पास क्या है, कंडीशन क्या है, लिमिटेड ओनरशिप है, फुल ओनरशिप नहीं है। मैंने आपको बताया था कि पिछले अगर लिमिटेड ओनरशिप हो तो कितने साल के लिए सब लीजेस के तौर पर दे सकता है, वो सिर्फ 1 ईयर के लिए दे सकता है। अब कंडीशन इसमें क्या है कि फीमेल है और उसके बाद लिमिटेड ओनरशिप है, लाइक टेम्परेरी राइट्स, तो इसकी जो ओनरशिप है, ओनरशिप ये इसकी डेथ के बाद ख़त्म हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ओनरशिप ख़त्म हो जाएगी इस फीमेल की डेथ के बाद। मेल की डेथ के बाद क्या होता है कि उसके शरिया लॉ के मुताबिक उसकी सक्सेशन पावर जो है वो अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ आगे पास होती है। अगर फीमेल की डेथ हो जाती है, अगर उसके बाद लिमिटेड ओनरशिप है, तो उसकी ओनरशिप जो है वो उसकी डेथ के बाद ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है कि ये जो अब उसके पास लैंड था, इसके पास फीमेल के पास जो लैंड था, तो अब ये जो लैंड होता है ये ओरिजिनल मेल ओनर के पास चला जाता है, ओरिजिनल मेल ओनर अंडर द इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ।
मेल से तो मेल ऑनरशिप शरिया लॉ के मुताबिक ही चला जाता है। अगर फीमेल की डेथ हो जाती है और उसके पास जो लिमिटेड ओनरशिप है, तो लिमिटेड ओनरशिप के बाद जो है वो उसकी जो डेथ होने के बाद उसकी ओनरशिप ख़त्म हो जाती है, और उसकी जो लैंड है जो उसके पास थी वो ओरिजिनल मेल ओनर के पास चली जाती है। तो ये आपने 19 और 19A मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। 19 में क्या था कि वो ख़त्म ना सेल वगैरह कर सकता है, अगर वो करता है तो वो इनवैलिड हो जाएगी, पर्सन को लैंड से रिमूव कर दिया जाएगा, सब लीजेस के ऊपर दे सकते हैं। फॉर मुस्लिम्स के लिए क्या होता है कि वो जो है डेथ होने के बाद शरिया लॉ जो है सक्सेशन पासिस हो जाती है। अगर फीमेल है तो अगर उसके पास लिमिटेड ओनरशिप है तो उसकी डेथ के बाद वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब है नेक्स्ट हमारे पास है सक्सेशन का जनरल रूल क्या होता है। पहले तो हमने देखा ना मुस्लिम के लिए क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा था कि ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स। अब है 20 हमारे पास है सक्सेशन के राइट्स क्या हैं, मलकियत के राइट्स क्या हैं। वो तो थे ना ट्रांसफ़र के, ये है हमारे पास मलकियत के राइट्स। ये हमें क्या कहता है, अगर एक टेनेंट की जो है डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, डाइज, देन क्या होता है, ये जो लैंड है ये किसके पास चली जाती है, मेल के पास, मेल डिसेंडेंट्स, उसके सन हो गए, ग्रैंड सन हो गए, या अडॉप्टेड सन के पास। ठीक है, ये एक की डेथ हो गई है, ये मेल था तो आगे मेल और शरिया लॉ के मुताबिक जैसे हमने राइट्स का कहा था, तो ये मेल के पास चली जाती है। अगर मेल नहीं है, इफ़ नो मेल, देन क्या होता है, ये जो उस विडो होती है, बेवा, उसके पास चले जाते हैं अनटिल शी डाइज। ठीक है, अगर विडो भी नहीं है, नो विडो, तो ये किसके पास चली जाती है, अनमैरिड डॉटर। ठीक है, जब तक उनकी डेथ नहीं होती। अगर इनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, नन ऑफ दिस, देन क्या होता है, फिर होता है नॉमिनी। नॉमिनी में क्या आ जाता है, मदर, सिस्टर, नेफ्यू, इनमें से किसी एक को नॉमिनी किया जाता है। अगर जो है, अगर ये जो टेनेंट है ये इनमें से किसी को भी नॉमिनी नहीं करता, देन क्या होता है कि कलेक्टर जो होता है, कलेक्टर, ये डिसाइड करता है नॉमिनी को, सक्सेशन को डिसाइड करता है। ठीक है, इसका एक प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये अगर मेल है तो ये सबसे पहले ये एक ओनरशिप है, सक्सेशन है मेल के पास, तो ये कहाँ जाएगी, आगे मेल के पास। अगर मेल नहीं है तो फिर किसके पास, विडो के पास। विडो नहीं है तो अनमैरिड डॉटर। अगर अनमैरिड डॉटर की डेथ के बाद किसके पास जाती है, किसी नॉमिनी। नॉमिनी नहीं है तो फिर किसके पास, कलेक्टर। अब कलेक्टर क्या डिसाइड करता है, सक्सेशन। ठीक है, ये थे हमारे पास 20 सेक्शंस, बाकी हमारे पास रह गया 12, जो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यहाँ तक समझ आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको कवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।